हेलो स्टूडेंट्स। आज डे 30 है और डे 30 में हम लोग का टॉपिक है ज्योग्राफी में इंडियन क्लाइमेट। इंडियन क्लाइमेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में। मॉनसून से रिलेटेड टॉपिक मेनली मेंस में पूछे जाते हैं एंड प्रीलिम्स में एल नीनो ला नीनो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, इंडियन क्लाइमेट। और क्लाइमेट में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने बताया मॉनसून, क्योंकि मॉनसून इंडिया को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मॉनसून इंडिया के वल्नरेबल सेक्शंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि मॉनसून में दो टाइप के हैज़ार्ड्स आ सकते हैं। पहले टाइप का होता है ड्रॉट एंड सेकंड फ्लड। तो ये जो ड्रॉट एंड फ्लड है ये दोनों हैज़ार्ड हैं, बट इंडिया में वल्नरेबल सेक्शंस हैं और ये दोनों मिलके सेम हैज़ार्ड को डिज़ास्टर बना देते हैं। वही अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो वही सेम हैज़ार्ड्स उनके प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर फंडिंग एंड प्रॉपर उनका इंसेंटिव मैकेनिज्म जो कि वो फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, ऑन टाइम प्रोवाइड करते हैं और सही जगह पे प्रोवाइड करते हैं, इसके कारण से वो जो हैज़ार्ड है डिज़ास्टर पे कन्वर्ट नहीं हो पाता। बट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी पुअर है, इसके कारण से ये प्रॉब्लम आता है। तो इंडियन क्लाइमेट में मॉनसून वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजन्स इन इंडिया के बारे में थोड़ा सा देखेंगे एंड इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज क्वेश्चंस एवरी ईयर रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी से आते जा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे पास्ट ईयर के किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं और अभी कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग को एक चीज़ देखना जरूरी होता है, सिलेबस आपको होलसम व्यू देता है, एक ब्रॉडर व्यू देता है कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। देखिए यूपीएससी के सिलेबस में ये लिखा हुआ है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ पे देखो फिजिकल ज्योग्राफी में बाय डिफ़ॉल्ट क्लाइमेट वाला पोर्शन इंक्लूडेड है, बट क्यों इसको अलग से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को अलग से मेंशन किया है? इट मीन्स यूपीएससी आपसे क्या चाहता है? यूपीएससी ये चाहता है कि आप फिजिकल क्लाइमेट तो पढ़ें ही, बट स्पेशल अटेंशन दें क्लाइमेट चेंज को। और ये सिलेबस हम लोग क्यों देख रहे हैं? ताकि आपको एक ब्रॉडर व्यू मिले, क्योंकि एक साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट होता है कि होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। क्या है कि जब आप पार्ट बाय पार्ट कोई चीज़ को देखते हो तो आपको कोई और पिक्चर मिलता है, पर वही चीज़ को आप जूम आउट करके देखते हो तो एक अलग पिक्चर दिखता है। इसी कारण से हम लोग पहले सिलेबस देखते हैं। इसलिए आपको पता होगा कि जब अर्थ के बारे में हम लोग जानने की कोशिश किए तो तब तक अर्थ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया जब तक हम लोग यूनिवर्स के क्रिएशन को नहीं समझ पाए। इसलिए बाद में थ्योरी आती है यूनिवर्स के क्रिएशन के, और पहले जो थ्योरी आई थी वो अर्थ के क्रिएशन पे आई थी, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन ए क्लाउडी नाइट्स? ये ओस की बूंदे क्लाउडी नाइट्स में क्यों फॉर्म नहीं होती है? इसके पीछे ऑप्शंस लिखा है, क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेता है जो रेडिएशन जो रिलीज होता है अर्थ के सरफेस से, ओके। सेकेंड ऑप्शन इसने दिया है, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन। अर्थ का जो रेडिएशन क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ठीक। थर्ड है ऑप्शन, अर्थ सरफेस वुड हैव द लो टेम्परेचर ऑन द क्लाउडी नाइट्स, ओके। एंड फोर्थ है, क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू द ग्राउंड लेवल। जो ब्लोइंग विंड को डिफ्लेक्ट कर देता है क्लाउड्स। अब देखते हैं इसको हम लोग अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज ये है कि ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं, ये ओस की बूंदें होती हैं, वो कब फॉर्म होती हैं? डेफिनेटली विंटर सीजन में फॉर्म होती है, नाइट टाइम में फॉर्म होती है, इजंट इट? इट मीन्स ये फिनोमिना विंटर सीजन में होता है, मतलब कहीं कोल्ड होना चाहिए। अब ये फिनोमिना को आप एक और आपके एग्जिस्टिंग प्रैक्टिकल लाइफ से आप उसको जोड़ के देखिए। आप जब फ्रिज का बॉटल बाहर में निकालते हैं तो उसके आउटर लेयर पे छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स वाटर के आपके आ जाते हैं, अपीयर होने लग जाते हैं। आपको दिखेगा ये आ जाते हैं। ये आए कहाँ से? बॉटल के अंदर से आए थे कि एटमॉस्फेयर से आए थे? तो आप बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से आए थे। तो यहाँ पे ऐसा क्या कंपेलिंग रीजन बना जो कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स को सस्पेंड होने के लिए फोर्स किया? तो यहाँ पे एक कंपेलिंग रीजन ये दिख सकता है कि यहाँ पे एक कोल्ड सरफेस है, और कोल्ड सरफेस एज कंपेयर टू जो बाहर का जो सरफेस है उसके कंपैरिजन में कोल्ड सरफेस है। और ये जो ड्रॉप्स जो दिख रहे हैं डेफिनेटली सस्पेंडेड हो गए एयर में।
तो एयर में कुछ पार्टिकल्स, कुछ मॉइस्चर हमेशा से सस्पेंडेड होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कितना रिड्यूस किया, उसके हिसाब से वो कंडेंसेशन करेगा। जैसे लेफ्ट साइड के पिक्चर में देखिए, अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे एक यूनिट ऑफ एयर है, इसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड है सर्टेन मिलीग्राम्स के, तो आप बोलेंगे कि ये होल्ड कर पा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट स्पेस है। जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो उसका होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ा कम हो जाता है। किसका? गैस का होल्डिंग कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस होता है, गैस कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने से वाटर वेपर के लिए जगह कंजेस्टेड हो जाता है। थर्ड देखिए, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग करते हैं, सेम वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो वो और कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, और वाटर वेपर के लिए स्पेस और भी कम हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या होगा, आज भी जब 10 डिग्री से 9 डिग्री जब करेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स को उसको शेड करना पड़ेगा, मतलब उसके पास कैरिंग का लोड नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है, किसी तरीके से वॉल्यूम डाउन कर दो। किसका? गैसेस का। गैसेस का वॉल्यूम डाउन कर देने से उसका होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। फाइन। तो या तो वॉल्यूम डाउन आप फोर्सफुली कंप्रेस करके करिए, या तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दीजिए। तो इन जनरल जो हमारे एटमॉस्फेयर में होता है नेचुरली, वो क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूस होता है। विंटर सीजन में यही होता है, और इसी के कारण से कंडेंसेशन हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ऐसा हो सकता है कि कुछ जैसे यूरोपियन या हायर लैटिट्यूड या हायर एल्टीट्यूड वाले रीजन पे ये जो ड्यू पॉइंट होता है वो 0 डिग्री से नीचे हो। तो अगर ड्यू पॉइंट 0 डिग्री से नीचे होता है तो फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन करता है। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि एक में ड्यू पॉइंट 0 डिग्री से ऊपर था तो ओस की बूंदे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखे, और वही चीज अगर 0 डिग्री से नीचे होता है तो वो आपको फ्रॉस्ट के फॉर्म में दिखेगा। इसमें एक और कंडीशन अप्लाई होता है जब ओस की बूंदें क्यों आती है। देखिए क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में होल्ड हो पाते हैं। अगर एयर एक ही जगह पे रेस्ट कर रहा है तो वाटर ड्रॉपलेट्स होल्ड ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि क्या होगा, एक पॉकेट ऑफ एयर का होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अगर वहां पे एयर मूव कर गया, मीन्स विंड चलने लगी, तो क्या होगा, मल्टीपल एयर आ के वाटर ड्रॉपलेट्स को ले जाके फिर से दूसरी जगह पे लेके चले जाएंगे। इट मीन्स कूलर सरफेस के अटैच में जो एयर है उसको स्टेबल होना चाहिए। अगर उसको मूव करते रहोगे तो वो अर्थ का जो कूलर टेम्परेचर को है या अर्थ का जो कोल्ड लेयर है उसको वो कंटिन्यूसली ले जाके दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देगा, तो एयर प्रॉपरली कूल ही नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यहां पे इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं ये क्वेश्चन पे फिर से। विंटर सीजन में क्या होता है, अर्थ कूल होता है, नाइट टाइम में कूल होता है, और उसके साथ जो एयर अटैच होता है वो भी कूल हो जाता है। अगर एयर मूव कर रहा है तो वो कूल नहीं हो पाएगा, कोई और एयर रिप्लेस कर देगा। बट अगर वो वहीं पे स्टेबल है, काम एयर है, तो काम एयर है और वहां पे स्टेबल है, तो थ्रू कंडक्शन एयर कूल डाउन हो जाता है, और कूल डाउन होने के कारण से वही 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री वाला कंसेप्ट आता है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होके वाटर ड्रॉपलेट्स को शेड कर देता है। और किस पे शेड करेगा? जो भी उसको बॉडी मिलेगा, ग्रास मिलेगा, उसको कार मिलेगा, या तो आप खुद भी रहें तो आपके ऊपर शेड हो जाएंगे। फाइन। अब इसको देखते हैं, हम लोग फिर से ऑप्शंस को चेक करते हैं। क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ये बोला है कि क्लाउड एब्जॉर्ब कर दे रहा है रेडिएशन जो अर्थ की सरफेस से निकल रहा है। ये तो गुड है। इसका मतलब ये होता है कि अर्थ कूल डाउन हो जा रहा है, तो कूल डाउन हो जा रहा है तो फिर ड्यू ड्रॉपलेट्स तो आएंगे ही। करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, अर्थ सरफेस वुड हैव द लो टेम्परेचर ऑन द क्लाउडी नाइट्स। अगर क्लाउडी नाइट्स में अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर अगर लो है तो क्या होगा, अगेन सेम चीज होगा, ड्रॉपलेट्स आएंगे। फोर्थ कंडीशन, क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू द ग्राउंड लेवल। क्या क्लाउड डिफ्लेक्ट करता है ब्लोइंग विंड को, कि विंड डिफ्लेक्ट करता है क्लाउड को? ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। मतलब तीन स्टेटमेंट को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। तो सेकंड ऑप्शन देखिए, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। अर्थ तो रिफ्लेक्ट करता है रेडिएशन को नाइट टाइम में, बट क्लाउड इसको वापस भेज देता है अर्थ के पास, तो अर्थ कूल डाउन नहीं हो पाता। और अर्थ अगर कूल नहीं हो पा रहा है तो उसके नियर से जो अटैच्ड एयर है वो भी कूल नहीं होगी। कूल नहीं होगी तो वाटर ड्रॉपलेट को शेड नहीं करेगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बी।
करेक्ट है, हम लोग लॉजिकल अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। Which of the following are released into the atmosphere due to burning of the crop and biomass residues? ये जो स्टबल बर्निंग का जो केसेस आता है, जिसमें आप देखोगे कि पराली जलाने का जो केस आता है हर विंटर सीजन में, आप बोलोगे कि एकदम चोक्ड हो जाता है जो दिल्ली वाला रीजन होता है। इसमें कौन कौन सी गैसेस आती हैं? आपको पता है कि ये स्टबल बर्निंग के कारण से ही ये प्रॉब्लम आता है, वो एक वन ऑफ द रीज़न है। अब इसमें कौन कौन से गैसेस होने चाहिए? देखिए, आपके पास लॉजिकल फिर से आप सोचिए, कहीं पे भी आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से लोगों की डेथ होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण से? तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे रिलीज होता है वो तो होता ही है, पर हमेशा से उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होता है, क्योंकि कुछ जगह पे ऑक्सीजन सफिशिएंटली एंटर नहीं कर पाता, और ये तो कार्बन से ही बना हुआ है। जितने जो स्टबल्स हैं, जितने पराली है, वो उसी से बना हुआ है, तो डेफिनेटली ये तो बनेगा ही। सेकंड है मीथेन। आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर से हमेशा से एक मीथेन गैसेस निकलती ही हैं, और मीथेन आपको पता होना चाहिए कि 10 टाइम्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट करने में एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। ओजोन आपको पता होगा कि ओजोन O2 प्लस O के मिक्सिंग से बनता है, और उसको अल्ट्रावायलेट रेस के कारण से O2 प्लस O मिल के O3 बन जाते हैं। इसी कारण से आपको अपर एयर पे आपको देखोगे कि ओजोन लेयर मिलता है। ये O3 आपको देखोगे जहाँ पे भी पोल्यूशन होता है ओजोन रहता ही है, आप देखिए, है ना। तो अगर हम लोग पोल्यूशन की बात करते हैं और ओजोन आता है और कहीं पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली ओजोन आएगा ही। फिर फोर्थ होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर भी आपके जितने भी आपका एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें स्मॉलर अमाउंट के सल्फर्स होते ही हैं, क्योंकि आप तो सल्फेट के फॉर्म में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो उसको आप बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही। तो इसके ऑप्शंस क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या क्या आंसर होना चाहिए? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टबल बर्निंग से क्या क्या निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर्स निकल रहे हैं। मतलब डेफिनेटली इसमें जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन डी जो होता है 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे, क्योंकि ये चारों गैसेस निकलते हैं। फाइन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये पेयर को हम लोगों को मैच करना है। ये बोल रहा है कि ग्लेशियर्स से, कौन सी ग्लेशियर से रिवर ओरिजिनेट हो रही है। ये क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोगों ने ये जो 50 डेज के प्लान में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो हम लोग कुछ अदर डायमेंशन को देखते हैं, क्योंकि ये रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखना है। हमको देखना है कि यमुना रिवर कहाँ से निकल रही है और इसके कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं। चिनाब रिवर कहाँ से आती है, मंदाकिनी रिवर, नुब्रा रिवर एंड मानस रिवर, ये सब रिवर्स के बारे में आज हम लोग देखते हैं। फाइन। तो ऑटोमेटिकली आपको एक अलग डायमेंशन मिल जाएगा सेम क्वेश्चन का। तो हम लोग पहला चीज देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको ए है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। यमुना रिवर के बारे में हम लोग जानते हैं। यमुना रिवर कहाँ पे मिलती है? गंगा में, हर कोई जानता है। ठीक, इलाहाबाद में। फाइन। तो यमुना जब एंटर करती है प्लेन एरिया पे, कहाँ से? हिली एरिया से जब प्लेन एरिया पे एंटर करती है तो वो जगह होता है पौंता साहिब। ठीक है, पौंता साहिब पे वो एंटर करती है, मतलब वो उस समय प्लेन पे एंटर करती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है और मर्ज हो जाती है गंगा में। तो यमुना इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक। देखो, ट्रिब्यूटरी को आपको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, रिवर जिस साइड फ्लो हो रही है उसको राइट साइड में जो मीट करता है वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, और जो लेफ्ट साइड से मीट करती है वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। और कंट्रीब्यूट करने वाले को ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने वाला मतलब उससे पानी निकाल के दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने वाले को डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा, वाइल यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। फाइन। अब देखते हैं यमुना रिवर के कौन कौन से आपके ट्रिब्यूटरीज देख रहे हैं। तो आपको देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज दिख रहे हैं। उसमें से कौन कौन से दिख रहे हैं? देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, एंड चंबल इटसेल्फ मल्टीपल स्मॉलर ट्रिब्यूटरी से मिलकर बना होता है। तो बनस रिवर को अगर हम लोग यमुना के ट्रिब्यूटरी बोलेंगे तो ये गलत नहीं है, क्योंकि बनस चंबल में शेड करती है और चंबल यमुना पे शेड करती है। तो बनस, काली सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारे रिवर्स यमुना के ट्रिब्यूटरीज में आते हैं। ये रिवर्स इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि चंबल एक बैडलैंड टोपोग्राफी बनाता है। आपको याद होगा बिहार जो डाकू का एरिया था, बैडलैंड टोपोग्राफी का एक बहुत अच्छा एरिया बनता है चंबल का एरिया।
ठीक। केन बेतवा का लिंकिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था, इसके कारण से भी काफ़ी न्यूज़ में रहता था। और राइट हैंड कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट हैंड कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें आपको जानना है हिंडोन है, शारदा, वरुणा एंड गिरी। फाइन। तो यहाँ पे आपको याद करना है तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं सिंध, बेतवा, दर्शन, केन एंड चंबल। ठीक। देन अगला देखते हैं यमुना रिवर के बारे में, आप समझ गए। नेक्स्ट पे आते हैं चिनाब रिवर के बारे में। चिनाब इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसका है चिनाब रिवर? तो चिनाब आपको पता होगा ये इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी है। तो देखिए यहाँ पे सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, किसके हैं? इंडस रिवर के। सतलज के बाद एक ब्यास रिवर भी आती है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्यास रिवर, ये भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। तो ये सारे साउथ से लेकर नॉर्थ तक सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम साउथ टू नॉर्थ अरेंज्ड हैं इस तरीके से। फिर इंडस रिवर को और ऊपर में एक और ट्रिब्यूटरी मिलती है, दैट इज श्योक रिवर। श्योक रिवर का एक फर्दर ट्रिब्यूटरी है, दैट इज नुब्रा रिवर। ठीक। श्योक रिवर, गिलगित रिवर, दिस ऑल आर इंडस के राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। इसमें पर्टिकुलरली चिनाब रिवर के बारे में पहले जानते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी से आया है। तो चिनाब रिवर आपको दिखेगा कि जस्कर रेंज के पास से निकलता है और बारालाचा पास होते हुए वो इंडस में एंटर करता है। इसका जो चिनाब नाम है ये चंद्रा और भागा, दो रिवर के स्मॉल स्ट्रीम के मीट करने से नाम पड़ा है। ये पैरेलल टू पीर पंजाल रिवर जाती है और अल्टीमेटली ये ज्वाइन कर लेती है इंडस रिवर पे। पंजनद एक पाकिस्तान में एक एरिया है, वहाँ पे जाके वो मर्ज करती है। ठीक। अब इंडस रिवर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए इंडस रिवर में कुछ राइट हैंड के ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ लेफ्ट हैंड के ट्रिब्यूटरीज हैं। जो मेन रिवर्स हैं वो इसके लेफ्ट हैंड में ट्रिब्यूटरीज आएगी। आपको याद होगा कि जिस साइड रिवर फ्लो हो रही है तो आपको याद रखना है। तो देखिए सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, अगर आपको उसको याद रखना है तो एक अच्छा निमोनिक्स है, जो लोग इसको फॉलो करना है कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि एस से श्री, बी से बलराम, बी एंड आर बलराम, चंद्र, जय, जे से जय, और जेड जस्कार जो होता है, जेड से जितने भी आपको लार्ज मतलब जो पासेस मिलते हैं या रिवर मिलते हैं वो सारे आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं जेड से। जेड वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उर्दू में। ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ अगर आपको याद रखना है तो SPRCJ। ठीक, इससे आपको याद हो जाएगा। राइट हैंड के ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखना है तो आपको देखिए श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, कुनर, कुर्रम एंड काबुल। यहाँ पे देखो जेड से एक और मिल गया आपको, गिलगित, ग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, गजनी जैसे हम लोग बोलते हैं, ये से ग वाला वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। काबुल से आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। शोक आप इससे याद रख सकते हैं कि शोक मतलब क्योंकि यहाँ पे हमेशा से अनरेस्ट रहता है तो आप शोक से उससे याद रख सकते हैं। जस्कार वहाँ पे ही एक रेंज है और उसी के नाम पे रिवर है, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको नाम से आपको ट्रिब्यूटरीज किसके होने चाहिए ये आप गेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो आप अपना भी निमोनिक्स बना सकते हैं, जिसको अपना निमोनिक्स बनाना है। फाइन, तो हम लोगों ने बता लिया चिनाब रिवर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मंदाकिनी रिवर। देखिए मंदाकिनी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? देखिए आपको पता होगा गंगा दो पार्ट से मिलके बनती है, अलकनंदा एंड भागीरथी। आप याद रखिए कि भागीरथी ऊपर में है, मतलब BA है ना, नॉर्थ में भागीरथी है और अलकनंदा साउथ पे है, तो BA। अब ये जो भागीरथी मिलती है और अलकनंदा मिलती है, तो अलकनंदा में मिलने से पहले इसके मल्टीपल पार्ट्स एडिशन होते हैं। जैसे क्या है, अलकनंदा मल्टीपल छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनती है। यहाँ पे दिख रहा है मंदाकिनी, और मंदाकिनी जहाँ पे हमारे गंगा से मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग, और भागीरथी जब गंगा से पहली बार मिलती है उस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक, तो ये अलकनंदा जो रिवर है ब्लू कलर में दिख रहा है, ये अलकनंदा रिवर है। तो इनिशियल लेवल से आ रही है बद्रीनाथ एरिया से, उसमें धौली गंगा अटैच होती है, नंदाकिनी अटैच होता है, पिंडार गंगा अटैच होती है, मंदाकिनी अटैच होती है, देन भागीरथी पे मीट करती है और ये मेन गंगा बनाती है। तो इट इज है देवप्रयाग पे मीट करती है। गंगा के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आए हैं UPSC में पास्ट में, तो इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ये मैप में दिख रहा है आपको। फाइन, तो हम लोगों ने कौन से पार्ट को डिस्कस कर लिया? जो हमारे आपके क्वेश्चंस में आपको दिख रहा था वो सारे पार्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पंढारपुर, तिरुचिरापल्ली एंड हम्पी,
इसको मैच मेकिंग के लिए क्वेश्चन किया गया है। ये क्वेश्चन भी पहले डिस्कस किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। बट हम लोग अगर अगेन दूसरे डायमेंशन पे जाते हैं, चंद्रभागा रिवर कहाँ का है, कावेरी कहाँ का है और मालप्रभा रिवर कहाँ की है, ये तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये जो रिवर दिख रहा है चंद्रभागा, ये रिवर पूर्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है और पूर्णा रिवर तापी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसके बारे में क्वेश्चन इसलिए आया गया क्योंकि उस साल पंढरपुर न्यूज़ में था, ये पिलग्रिमेज सेंटर है, ठीक। तो हम लोग को देखना है कि तापी रिवर के कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं। आपको पता होना चाहिए कि तापी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, मीन्स ये ड्रेन करती है अरेबियन सी में, ठीक। तो तापी रिवर के ट्रिब्यूटरीज में देखोगे कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में ना से बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे गिरना, पूर्णा, मोना, सिपना, तो इससे आपको याद हो जाएगा। एंड पंजरा एंड बोरी रिवर, ये सारे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज भी हैं जिसमें गोमई, सुकी, अरुणावती एंड अनेर, ये सारे राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। इट मीन्स जो नॉर्थ में दिख रहा है वो राइट हैंड होगी और जो साउथ में दिख रहा है वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। फाइन। तो पूर्णा रिवर से ये जो क्वेश्चन आया है ये बहुत ही ऑफ बीट क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम आउटडेटेड पार्ट में से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। ये जब न्यूज़ में नहीं रहता तब तक इस एरिया से क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, बट आप एक चीज़ कर सकते हो, आपको तापी रिवर के ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप याद कर सकते हो। फाइन। जिसमें से देखिए गिरना, पूर्णा, देखिए ये गिरता कहाँ पे है, अलग जगह पे है, कहाँ पे, अरेबियन सी में, इसलिए आपको याद आसानी से हो जाएगा। फिर मोना एंड सिपना। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर में कुछ और रिवर्स हैं, अगर इसी के बारे में टॉपिक कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साबरमती, माही, नर्मदा, तापी एंड लूनी, ये पांचों वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं। और अगर आपको याद रखना है तो सामंत से याद रख सकते हैं। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है तो साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी, ठीक। और लूनी रिवर, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कि ड्रेन होने से पहले ही कोलैप्स कर जाती है, और वो है लूनी रिवर, क्योंकि इसमें बहुत ही कम पानी होता है, ठीक। तो सामंत, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ठीक। नर्मदा एंड तापी ये गॉर्ज से जाती है, रिफ्ट से जाती है। नर्मदा के ऊपर में विंध्या है और नर्मदा के नीचे में सतपुड़ा, तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा जाती है और सतपुड़ा के नीचे से तापी जाती है। और विंध्या और सतपुड़ा को आपको याद रखना है, तो वीरेंद्र सहवाग, विंध्या ऊपर में और सतपुड़ा नीचे में, वीरेंद्र सहवाग, ठीक। और भी अरेबियन सी में जो जो रिवर्स लेफ्ट साइड में फ्लो होती है वो सारे रिवर्स अगर हो सके तो याद रखिए। देखिए यहाँ पे एक और रिवर दिख रही है आपको, दैट इज मांडवी या महादाई रिवर। ये कर्नाटका और गोवा के बीच में हमेशा से डिस्प्यूट में रहती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वेस्टर्न फ्लोइंग है और ये न्यूज़ में भी है, तो क्वेश्चन इसके हाई प्रोबेबिलिटी पे है, ठीक। और इंडस रिवर तो जाती ही है, माही, साबरमती, पेरियार रिवर, भरतपुजा, ये सब रिवर इसलिए भी याद रखना है कि एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है तो आपको तो याद करना ही है। एंड पंपा रिवर सिस्टम, जुआरी भी एक जगह है गोवा के पास, वो भी आप याद कर सकते हैं। जुआरी एंड मांडवी गोवा के पास की रिवर है, ठीक। ये सारे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं। आपको मैं जैसे लोकेशन बताया, विंध्या, नर्मदा, सतपुड़ा एंड तापी, आपको ऐसे अरेंज करने पे क्वेश्चन आ सकता है। फाइन। फिर आते हैं, आपने चंद्रभागा रिवर क्यों स्टार्ट किया था, पूर्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी था। पूर्णा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी था, तापी रिवर की, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये कावेरी रिवर पे। ये कावेरी रिवर कहाँ से फ्लो होती है, तो देखिए यहाँ पे तिरुचिरापल्ली दिया है, ये फेमस प्लेस है यहाँ पे आपको दिख रहा है तिरुचिरापल्ली, और ये कावेरी रिवर है, मतलब इसके बगल में है, मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट होना चाहिए। फाइन। ये एमसीक्यू है, ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, इसलिए हम लोग इसके अदर डायमेंशन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने चंद्रभागा रिवर के डिस्कस कर लिया, तो अगला जो आता है वो है कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर के बारे में आप थोड़ा सा जानिए। कावेरी वाटर डिस्प्यूट कई सालों से चलता आ रहा है, इसके कितना वाटर किसको मिलेगा, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, हमारी गवर्नमेंट का बहुत सारे जजमेंट्स एंड एक्ट्स एंड लॉज आए हैं, और इसके कारण से हर समय ड्राई सीजन में जब रेनफॉल प्रॉपर नहीं होता तो ये डिस्प्यूट का सेंटर बन जाता है। फाइन। तो कावेरी रिवर के ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखना है, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड के ट्रिब्यूटरीज इसको याद रखना बहुत आसान है। लेफ्ट के हैं हेमावती, शमसा, अर्कावती, राइट के हैं लक्ष्मण तीर्था, काबिनी, सुवर्णवती, भावनी, नोयल एंड अमरावती। अगर आपको इसको याद रखना है तो आपको नेमोनिक्स दे रहा हूं मैं। बैंक्स लोन में बी से भावनी,
ए से आशावती याद रख सकते हो। इसमें 4 वती हैं, आशावती में 4 वती है। आशा का फर्दर डायमेंशन देखो, आशा, अर्कावती, सुवर्णवती, हेमावती, अमरावती। याद रखिए आशावती कुछ नहीं है, बट आशा से आप फर्दर 4 वती को निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तो 4 तो वती है, फिर भावनी एंड काबिनी, 2 तो नी है। ठीक, तो बैंक्स लोन में बी भावनी, ए आशावती एंड नोयल, के काबिनी, एस से शिमसा एंड एल से लक्ष्मण तीर्था। तो बैंक्स लोन बन जाता है, आप इससे याद रख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। कावेरी रिवर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आते हैं मालप्रभा पे। ये मालप्रभा किसके ट्रिब्यूटरीज हैं? तो मालप्रभा जो ट्रिब्यूटरीज है वो है कृष्णा की। तो कृष्णा रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कृष्णा रिवर से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं ये देख लेते हैं। आप देख रहे हो कि कृष्णा रिवर एंड गोदावरी ऑलमोस्ट पास पास में ही ट्रेन करते हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल पे ट्रेन करते हैं। इसमें भीमा, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सारे रिवर्स आते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रभा, गंगा, ना और एक है तुंगभद्रा, ये कुछ कुछ नाम हैं जो कि कृष्णा रिवर से अटैच्ड हैं। इसको आपको कैसे याद रखना है? देखिए, लेफ्ट बैंक के जो रिवर्स हैं वो है भीमा, मूसी, पलेरू, मुनेरू। राइट साइड के ट्रिब्यूटरीज हैं वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा एंड तुंगभद्रा। तो इसको याद रखना है। तो 2 ना है, कृष्णा ना है तो ना है, तो 2 ना है। 2 ना में कौन कौन से ना है? 1 इज द वेना एंड सेकेंड इज द कोयना। कोयना आपको याद होगा कोयना डैम के कारण से। 2 गंगा है, पर याद रखिए कि यहाँ पे पेन गंगा और वेन गंगा ये गोदावरी का पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दूध गंगा और पंच गंगा, बस 2 गंगा है। ठीक, यहाँ पे 2 प्रभा है, घाट प्रभा एंड माल प्रभा। 2 रू है, पलेरू एंड मुनेरू, और 2 मामू है। 2 मामू मीन्स मामू का देखिए भीमा का माँ और मूसी का मुंह, एंड 2 का क्या है? तुंगभद्रा। ठीक, तो 2 ना, 2 गंगा, 2 प्रभा, 2 रू एंड 2 मामू। इससे आप याद रख सकते हो, बहुत इजी है। ठीक, एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इससे आपको सारे कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरीज याद हो गया। फाइन। इसमें मूसी रिवर आपको पता होना चाहिए कि मूसी रिवर के बगल में एक इंपॉर्टेंट सिटी है, और वो कौन सी सिटी है आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये सारे पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एक और क्वेश्चन आया था कृष्णा रिवर से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा? मूसी के बारे में आप जानते हो, अभी मैंने बताया। तुंगभद्रा 2 याद होगा, मुनेरू वो भी याद है, सिलेरू था कि नहीं? देखिए 2 रू था, पर सिलेरू था कि मुनेरू था? तो मुनेरू तो है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पलेरू है और सिलेरू नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सिलेरू नहीं होगा। ठीक, तो आंसर जो रॉन्ग है वो सिलेरू है। यूपीएससी 2017 का एक क्वेश्चन है तीस्ता रिवर से रिलेटेड। तीस्ता रिवर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि इसके वाटर का डिस्प्यूट चलता रहता है। तो तीस्ता वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या आया है? द सोर्स ऑफ द तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ द ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। अच्छा, सेकंड, रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। अच्छा, एंड थर्ड, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इसमें से कौन से ऑप्शन है जो हम लोग स्ट्राइक आउट कर सकते हैं? पहला देखिए, तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्रा का दोनों का सोर्स क्या सेम है? इस पे तो आपको डाउट होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन देखिए, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। क्या ये डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है कि इनडायरेक्टली ड्रेन करता है? तो जैसे अगर थर्ड ऑप्शन में अगर आपको डाउट हो रहा है कि रिवर तीस्ता डायरेक्टली ड्रेन नहीं करता, वो डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल पे नहीं जाता, तो यहीं से थर्ड ऑप्शन जहाँ जहाँ पे स्ट्राइक आउट कर देंगे तो सेकंड ऑप्शन का आंसर निकल जाएगा। मतलब रिवर रंगीत अगर आपको नहीं भी पता है तभी भी आंसर निकल जाएगा। बट हम लोग इसको और थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इसमें हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। तो पहले तो ब्रह्मपुत्रा रिवर का सिस्टम देखो, और उसमें तीस्ता कहाँ पे मीट कर रही है देखिए। तो तीस्ता सबसे लास्ट में मीट कर रही है, मतलब डायरेक्टली ड्रेन नहीं कर रही है बे ऑफ बंगाल में। ठीक, और इसके कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज दिख रहे हैं? लोहित, दिबांग, बूढ़ी दिहिंग, सुभानश्री, धनश्री, मानस, केमेंग, संकोश, ये सारे ट्रिब्यूटरीज दिख रहे हैं। तो देखिए ओरिजिनेशन देखिए,
जो ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेशन देख रहे हो कि चाइना के पास, उत्तराखंड के पास है, ठीक है ना। और ये जो हमारा तीस्ता है वो सिक्किम के पास इसका है। तो दोनों के ग्लेशियर्स भी अलग अलग हैं। देखो दोनों के ग्लेशियर्स के नाम भी लिखा हुआ है, एक आंगसी ग्लेशियर जो ब्रह्मपुत्र जहाँ से ओरिजिनेट होती है, और एक है कांगसी ग्लेशियर जहाँ से तीस्ता ओरिजिनेट होती है। तो दोनों अलग अलग हैं। फाइन। और भी अलग चीज़ें देखते हैं। इसमें सेकंड क्या था कि रिवर तीस्ता का जो ट्रिब्यूटरीज है वो रंगीत है। तो यस, इट इज़ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर तीस्ता, ये आपको जानना जरूरी है। और इसके अदर ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। राइट बैंक के जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है शुभांश्री, केमेंग, मानस, संकोश, अमो, तीस्ता, ये सारे राइट हैंड के ट्रिब्यूटरीज हैं। और लेफ्ट हैंड के ट्रिब्यूटरीज जो हैं बूढ़ी दिहिंग, धनसरी, कलंग, दिबांग एंड लोहित। अगेन आपको याद कैसे करना है तो मैं आपको निमोनिक्स देता हूं। इसमें दो सारी है। दो सारी कौन कौन सा है? शुभांश्री एंड धनश्री। चार अंग है, केमिंग, कलंग, दिबांग एंड दिहिंग। ठीक, चार अंग दिख गए। वन लोटा है। कौन सा लोटा है? एक लोहित है एंड एक तीस्ता है और एक अमो है। ठीक, एंड एक, ये सब के बाद आपको संतोष हो जाता है तो संकोश है। ठीक, देखिए मानस रिवर भी इसका ट्रिब्यूटरी है। और मानस रिवर, आपको पता होगा कि मानस रिवर के बगल में कौन सा एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसी नाम से है, मानस नेशनल पार्क से ही है। फाइन, तो मानस आपको याद रखना है, बाकी सारी चीजें आपको याद रहेंगी। फाइन, दो सारी, चार अंग, वन लोटा एंड वन संतोष। ठीक, जो ब्रह्मपुत्र से एक स्पेशल फैसिनेशन है यूपीएससी को। जैसे क्या मेडिटेरेनियन सी से लगातार 3 साल क्वेश्चन आए थे, वैसे क्या है आप देखोगे कि ब्रह्मपुत्र से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए। एक और क्वेश्चन 2016 का हम लोग देख लेते हैं। दिबांग, केमिंग एंड लोहित, ये इसमें से कौन कौन से ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज हैं? तो आपको याद होगा 4 अंक तो था ही और एक लोटा था। इट मीन्स 1 2 3। क्लियरली आपने बना दिया आंसर। फाइन। एक और क्वेश्चन आया था, बरक, लोहित, शुभांश्री, ये कौन कौन से अरुणाचल प्रदेश में फ्लो होती है? ठीक है, तो देखिए लोहित और शुभांश्री तो वहीं से निकल रही है, अरुणाचल प्रदेश के पास ही है दोनों रिवर, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वहीं से फ्लो होती है। बरक रिवर थोड़ा अलग हो सकता है, तो बरक रिवर के लिए अगर आपको नहीं पता है तो आप श्योरली ये बोल सकते हैं कि 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बरक रिवर के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। बरक रिवर कहाँ पे होना चाहिए? ये यहाँ पे है, मिजोरम एंड मणिपुर के पास है, यहाँ पे है, तो वो कहीं भी अरुणाचल प्रदेश को टच नहीं करता। फाइन, तो ये बरक रिवर के बारे में आप जान गए। एक और 2016 का क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, जिसमें रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था, कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी एंड सोन एंड नर्मदा एंड तापी। तो आप देखिए 2016 में ये करंट अफेयर्स का है, तो उस समय जो चल रहा था वो था, इसका करेक्ट ऑप्शन था गोदावरी एंड कृष्णा। देखो दोनों पास पास है, ये पोलावरम प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था। तो गोदावरी और कृष्णा काफ़ी पास पास होता है। और जब भी रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट होता है तो एक तो नियरेस्ट रिवर के होता है और मोस्टली सदर्न रिवर का होता है। थर्ड, इसका पर्पस ये होता है कि फ्लड एंड ड्रॉट को काउंटर किया जा सके। और इसमें कंसर्न हमेशा ये होता है कि बहुत सारे लैंड सबमर्ज कर जाएंगे, मतलब इन्वायरमेंटल कंसर्न होता है। तो ये सारे पॉइंट को हमेशा से मेंस में लिख सकते हो आप। ठीक, गोदावरी कृष्णा, तो इसके गोदावरी कृष्णा इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। और भी रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख लीजिए, साउथ में एंड नॉर्थ में काफ़ी सारे रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो जैसे केन बेतवा, ये न्यूज़ में रहता है। कोई ना कोई, जब भी नेशनल पार्क सबमर्ज होगा तो वैसा न्यूज़ में आ जाता है, या तो कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ न्यूज़ में आ जाता है, तो वैसा जो प्रोजेक्ट है वो न्यूज़ में आ सकता है। फाइन। यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया था। गोदावरी के कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं? वसुंधरा, इंद्रावती, प्राणहिता, पिन्नार। आप देखिए गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज से ये इंद्रावती पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है। एक और इंद्रावती के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसमें यह था कि इंद्रावती मेक्स द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड दिस आंध्र प्रदेश। तो ये वाला ऑप्शन भी आया था, यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था। वैसे इंद्रावती से एक और क्वेश्चन, रीजन क्या हो कि बस्तर वाला एरिया, नक्सलाइड एरिया, और वहीं का मेन रिवर है इंद्रावती, इसलिए क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा आते हैं। तो इंद्रावती रिवर तो श्योरली गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है, पर 2
अगर ऑप्शन को देखते हैं तो सारे ऑप्शन में ये है, इसलिए ये टफ हो जाता है। फिर आप देखिए प्राणहिता, पिन्नार एंड वसुंधरा। अब यहाँ पे देखिए गोदावरी रिवर इतना भी सदन में नहीं जा रही है कि इसका प्योरली संस्कृत या तेलुगु, तमिल या मलयालम टाइप का इसमें वर्ड हो। तो इसमें ना मोस्टली आपको थोड़ा सा नॉर्दर्न इंडिया के वर्ड्स के जो ट्रिब्यूटरीज के नाम आपको दिखेंगे। तो इसलिए क्या है, इसमें जो जो आपको दिखते हैं उसमें इंद्रावती तो आपको पता ही होगा। अगर किसी और को भी पता है कि इसमें प्राणहिता भी एक ट्रिब्यूटरी था, तो अगर ये दो चीज़ से पता रहेगा तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 2 और 3। अब यहाँ पे देखो ए और बी दो और क्वेश्चन आ गया, मीन्स वसुंधरा के बारे में जानना आपको ज़रूरत है। ये इतने छोटे रिवर्स को जानने के लिए आपको इतना ज़्यादा एफर्ट देना कई बार पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि कॉस्ट टू बेनिफिट के हिसाब से वैसे छोटे रिवर्स को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली किसी के 100 to 100 क्वेश्चंस नहीं बनते। तो इसलिए मेन ट्रिब्यूटरीज को आप याद रखिए, कॉस्ट टू बेनिफिट पे हमेशा से फोकस रहना चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स का। किसी एक साल वो क्वेश्चन पूछ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक के छोटे छोटे रिवर्स को आप देखते रहें। फाइन। तो इसमें के जो गोदावरी के जो मेन ट्रिब्यूटरीज पूछा जा सकता है फ्यूचर में, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें 2 गंगा है, पेन गंगा एंड वेन गंगा। जैसे वहां पे कौन कौन सा था, याद करिए, पंचगंगा और दूध गंगा, ये 2 ट्रिब्यूटरीज था। यहाँ पे 2 गंगा है। वर्धा एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, तो आपको याद रहना चाहिए ये वाला एरिया। एंड राइट हैंड की एक ट्रिब्यूटरीज है मंजरा, ये बहुत ही फेमस ट्रिब्यूटरी है। तो राइट हैंड की एक ही मेजर ट्रिब्यूटरीज है, बाकी छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं जो आप याद रखें तो ठीक है, नहीं याद रखें तभी भी चलेगा। तो मंजरा और मनियार दोनों राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज जो है सबरी, इंद्रावती, वेनगंगा। देखिए वेनगंगा वहाँ से पास होती है जहाँ पे मलाज खंड है, जहाँ पे कॉपर की माइनिंग होती है। कॉपर की माइनिंग 2 ही जगह होती है, एक राजस्थान में खेतरी माइन के पास और एक बालाघाट के पास, ठीक है, मलाज खंड के पास। तो ये वेनगंगा वहीं से फ्लो होती है, वहीं के पास से फ्लो होती है। एक वर्धा रिवर हुआ, एक पूर्णा रिवर हो गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पे पूर्णा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी ऑल्सो एंड इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ताप्ती ऑल्सो, ये याद रखिए, है ना। फिर इसमें थोड़ा सा और फोकस अगर आपको करना है तो ये स्पेसिफिकली यहाँ पे देखिए राइट हैंड का जो मेन है और लेफ्ट हैंड के, ये दोनों आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। याद रखिए यहाँ पे इंद्रावती जो है, जो वती वाला था वो याद है कावेरी में था, पर ओनली इंद्रावती बस इसका पार्ट है, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शंस वाले पार्ट हैं गोदावरी में, ठीक। अगले क्वेश्चन देखिए, द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोज टू द ईस्ट। अब आपको जैसे समझ आ रहा है कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर बहुत ही कम है और जो रिवर्स फ्लो होती है वो तो गॉज से फ्लो होती है। और इसमें से, और गॉज मैंने बताया रिफ्ट मतलब क्रैक टाइप का एक एरिया है जहाँ से क्रिएट होती है। आपको देखिए इसमें ऑप्शंस बहुत अच्छे दिए हैं, क्वेश्चन भी एकदम अच्छा दिया है। इसमें लिखिए नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोज टू द ईस्ट। इसका रीज़न पूछा है, अगर इस रीज़न को जस्टिफाई नहीं करता तो वो रीज़न करेक्ट नहीं होगा, दो वो स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हो सकता है। जैसे इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, यस वो रिफ्ट वैली से पास होता है, इसके कारण से वो क्या वेस्ट टू ईस्ट फ्लो हो रहा है, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रहा है। सेकंड, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुड़ा। तो ये तो लॉजिकल रीजन नहीं बनता कि विंध्या और सतपुड़ा के बीच से फ्लो होने वाली सारे रिवर वेस्ट साइड ही फ्लो होगी, ये तो इसका रीजन करेक्ट नहीं है, बट श्योरली ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। देखिए आपको पता होगा कि सदन मतलब सतपुड़ा के नीचे की सारे रिवर्स ईस्टर्न साइड में फ्लो होती है क्योंकि इसका स्लोप इस साइड है। तो ये तो गलत रीजन हो गया, अगर इस साइड स्लोप होता तो सारी गोदावरी कृष्णा कावेरी सारे वेस्टर्न साइड में फ्लो होती है, मतलब अरेबियन सी पे ट्रेन होती है, पर सारी रिवर तो बे ऑफ बंगाल में ट्रेन होती है। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो गलत है, तो थर्ड को हटा दीजिए, एक नन को हटा दीजिए, श्योरली आपके पास जो करेक्ट आंसर बचता है वो है फर्स्ट, राइट। 2013 का ये क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन है इंडियन ओशन डायपोल से रिलेटेड। देखो मॉनसून से जो भी क्वेश्चन आएगा वो अल्निनो लानिना से इंडियन ओशन डायपोल या कुछ चेंजेस जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसमें क्वेश्चन ये है कि जो इंडियन ओशन डायपोल हमेशा न्यूज़ में रहता है इंडियन मॉनसून के फोरकास्टिंग में, उसमें से स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट है। ये आईओडी फिनोमिना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशियन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन। ये बोल रहा है कि वेस्टर्न इंडियन ओशियन मतलब अफ्रीका का कोस्ट वाला एरिया एंड
ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन मतलब कौन सा एरिया, अमेरिका का कोस्ट वाला एरिया, मतलब ये जो पेरू वाला कोस्ट वाला एरिया, ये दोनों में फ्लक्चुएशन होता है, इसके कारण से आईओडी आ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट है आईओडी फिनोमिना कैन इन्फ्लुएंस अल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून। तो जो लोग अल नीनो जानते हैं वो लोग ये जानते होंगे कि पेरुवियन कोस्ट पे अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द ओशन वाटर को हम लोग बोलते हैं अल नीनो फिनोमिना। और इंडियन ओशियन अगर नाम है तो ये कहीं ना कहीं ईस्टर्न पैसिफिक पे तो कभी नहीं जाएगा, जाएगा तो वेस्टर्न पैसिफिक पे जाएगा। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो श्योरली गलत होना चाहिए, क्योंकि इंडियन ओशियन जब भी बात करें तो इंडोनेशिया के पास मतलब ईस्टर्न इंडियन ओशियन का पार्ट होना चाहिए, या तो वेस्टर्न पैसिफिक का पार्ट होना चाहिए। तो वो पार्ट मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, और जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, बी एंड डी। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है, इंडियन ओशियन डाइपोल फिनोमिना कैन इन्फ्लुएंस अल नीनोज इम्पैक्ट। आपको पता होगा कि अल नीनो इम्पैक्ट जब भी आता है, अल नीनो ईयर जब भी आता है, हर साल हमेशा से उसके साथ ये कोइंसाइड नहीं होता कि इस साल कम रेनफॉल होगा। जब एल नीनो ईयर के साथ पॉजिटिव आईओडी जब मर्ज हो जाता है तो उस दिन एल नीनो का, उस साल एल नीनो का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। पर जब एल नीनो के साथ नेगेटिव आईओडी मर्ज हो जाता है उस दिन, उस साल सीवियर ड्रॉट का कंडीशन आता है। इट मीन्स एल नीनो को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है पॉजिटिव आईओडी। ठीक, तो आईओडी क्या है आपको थोड़ा सा यहां से समझिए। आईओडी देखिए, ये जो सोमालियन कोस्ट के पास वार्मिंग ऑफ द ओशन होता है और ये जो इंडोनेशिया के पास होता है कूलिंग ऑफ द ओशन, इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, कभी वेस्टर्न पार्ट वार्म हो जाता है, कभी ईस्टर्न पार्ट वार्म हो जाता है, इसका जो फ्लक्चुएशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। ठीक है ना, सदर्न याद होगा सदर्न ऑसिलेशन जैसा होता था, वैसे इंडियन ओशन डाइपोल। ये दोनों में जो चेंजेस होता है टेम्परेचर का वो हमारे मॉनसून को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक, तो हमारा इस हिसाब से अगर करेक्ट आंसर होगा तो आंसर होगा बी। फाइन, तो आज हम लोगों ने सारा चीज़ डिस्कस किया, जो जो मेन पॉइंट होना चाहिए था वो डिस्कस कर लिया क्लाइमेट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।